जी। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 17 रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज दो चीजें। रिलेटेड पार्टीज कौन होती हैं ये समझेंगे आज हम। रिलेटेड पार्टीज ऑडिटर के लिए आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है ये समझेंगे। ये चैप्टर 17 सारे का सारा रिलेटेड पार्टीज के गिर्द घूमता है। इसमें पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रिलेटेड पार्टीज, जिसमें सिखाया जाएगा रिलेटेड पार्टीज क्या है, इन्हें अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। फिर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी के हवाले से मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ये सीखेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो आपको याद होगा, वो चैप्टर 10 में गालबन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ पे भी रिस्क। फिर आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। सब्सटेंटिव प्रोसीजर चैप्टर 11 में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बता सकते हैं फर्क क्या है? हाँ, ये स्पेसिफिक टू रिलेटेड पार्टीज है। इससे पहले जो आपने प्रोसीजर पढ़े वो जनरल नेचर के थे। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी, उनका फोकस रिलेटेड पार्टी नहीं था। इस चैप्टर में जो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर स्टडी करेंगे, उनका स्पेसिफिकली फोकस रिलेटेड पार्टीज के ऊपर ही होगा। इस चैप्टर में सबसे अहम ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 ही है। नेक्स्ट इंप्लीकेशन रिपोर्ट देखेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है। रिप्रेजेंटेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के हवाले से क्या ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है तो क्या रिप्रेजेंटेशन। ये टोटल 6 कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं। इसमें 3 और 4 अहम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है। 1, 2 और 4, 5 और 6 छोटे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी छोटे हैं और मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का टारगेट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 है, लेकिन ये 1 और 2 को समझेंगे तो 3, 4 समझना आसान होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिलेटेड पार्टी। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कैफ 7 पढ़ा है या पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए। क्लास में कैसे स्टूडेंट जिसने कैफ 7 कंपनी लॉ नहीं पढ़ा, ना ही पढ़ रहा है? अभी 3-4 स्टूडेंट है, ठीक। कैफ 7 में यही कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। लॉ एक जगह पे बताता है रिलेटेड पार्टीज क्या है, डेफिनेशन भी बताता है, ट्रांजैक्शन भी बताता है। किस लिए बताता है? ताकि अप्रूवल ली जा सके, उनकी प्रॉपर अप्रूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो एक पॉलिसी डिटरमिन करें जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होकर सामने आए उनके, और उनको अप्रूव भी किया जा सके अगर वो आर्म लेंथ बेसिस की ट्रांजैक्शन नहीं। तो बहरहाल ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, अगर आपने कैफ 7 पढ़ा है तो वही डेफिनेशन पिक कर लें, वही यहाँ पे अलग डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। जो कैफ 7 की डेफिनेशन, हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने कैफ 7 कंपनी लॉ में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए एक रफ सी डेफिनेशन, एक इजी डेफिनेशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने दी है कि ये रिलेटेड पार्टी होती है। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल डेफिनेशन है जो आप पढ़ेंगे, और पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर ये है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक डेफिनेशन हो, तो इसलिए अगर आपने वो याद की हुई है कंपनी लॉ वाली तो उसी को कंटिन्यू करें, यहाँ पे अलग से जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कंसेप्ट रिफ्रेश करने के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा कंपनी लॉ में, हम इसको डिस्कस करते हैं। रिलेटेड पार्टी कहते हैं किसको? रिलेटेड पार्टी मींस ए पार्टी एज डिफाइंड इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी जो कंपनी लॉ, पहले यही बात की कि जो कंपनी लॉ में डिफाइन है, पाकिस्तान में फ्रेमवर्क में कंपनी लॉ शामिल है ना, ठीक है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होगा? इट मींस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द एंटिटी। दो अल्फाज है, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कहते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 20% या उससे ज्यादा का शेयर हो, हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। और अगर 50% से ज्यादा का शेयर हो बोलते हैं कंट्रोल। 50% ज्यादा तो होल्डिंग सब्सिडी बन जाती है। इसका मतलब है आसान अल्फाज में आपको कह रहा है होल्डिंग सब्सिडी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी, और इन्फ्लुएंस एसोसिएटेड कंपनी ये भी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी है। डन। लेकिन इसमें एक और चीज देखे, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इंडिविजुअल। इससे एक अहम कंसेप्ट हमारे सामने ये खुल के आया कि रिलेटेड पार्टीज कोई कंपनीज भी हो सकती हैं, बिजनेस इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो कौन से इंडिविजुअल होते हैं जिनका बिजनेस में इन्फ्लुएंस होता है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, ये लोग, ठीक है। अच्छा, यहां पे कह रहा है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका दूसरे पे कंट्रोल है। सेकंड में क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, जिसके ऊपर एंटिटी का कंट्रोल है, ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल, ठीक है। यहां पे एंटिटी से मुराद हमारी वो कंपनी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। पहले एग्जांपल में कह रहे हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी, कोई ऐसी कंपनी जिसका इसके ऊपर कंट्रोल है, यानी ये कोई दूसरी कंपनी है,
इसने 60% शेयर्स खरीदे हैं, ये फर्ज कीजिए ए लिमिटेड, तो ए और ये एंटिटी इसको कंट्रोल कर रही है, होल्डिंग, ये रिलेटेड पार्टी हो गई। और फिर दूसरे पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच एंटिटी हैज कंट्रोल, जिस पे इसका कंट्रोल है, पहले में कह रहा है जिस पे एक्टिवाइज पैसिवाइज, जिस पे इसका कंट्रोल था वो भी रिलेटेड, जिस पे इसका वाइस वर्सा, उसका और इसका, उसका इस पे कंट्रोल था वो रिलेटेड, इसका उस पे है, बस समझ गया ना, बस स्ट्रक्चर समझे, अल्फाज को गोली मारे, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। इसका 70% इंटरेस्ट, ये भी अच्छा, जो इस एंटिटी के डायरेक्टर्स वगैरह है वो भी रिलेटेड पार्टी, जो इसकी एसोसिएटेड कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टी, तो ये सारी, और जो अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, यानी ए लिमिटेड है, इसकी एक दूसरी सब्सिडियरी भी है, तो ये दोनों भी, यानी पूरा ग्रुप एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी। इन शॉर्ट, डायरेक्टर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएटेड कंपनीज, और इनके रिलेटिव्स भी डायरेक्ट इंटरल, याद है लॉ में भी बोलता होता है कि वो स्पाउस और माइनर चाइल्ड है जो है ना, उनको कवर करो, रिलेटेड पार्टी में भी बोलता है, रिलेटेड पार्टी में तो बहन भाई भी शामिल है, याद है किसी को, यानी कोई डायरेक्टर हमारा, उसका स्पाउस, वो भी डायरेक्टर तो रिलेटेड पार्टी है ही है, स्पाउस भी रिलेटेड पार्टी, सिबलिंग्स भी रिलेटेड पार्टी, बहन भाई भी, बाबा ठीक है, फादर। यहां पे देखिए एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी समझ आ रही है आपको, केस स्टडी में ये एग्जांपल टेस्ट करेगा, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट के लिए होती है, एग्जांपल्स केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। रिलेटेड पार्टी समझ आ गई क्या है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हैं, जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होंगी, ठीक है, जैसे सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, रिसीविंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, या गिविंग और ऑब्टेनिंग लोन, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझ आ रही है। केस स्टडी में ये वाली ट्रांजैक्शन प्रोबेबली इंट्रोड्यूस करवाएगा। असल मसला क्या है जिसके लिए इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा मसला कि ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की भी हो सकती हैं आउटसाइड, यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है मार्केट टर्म एंड कंडीशन पे हो सकता है मार्केट टर्म एंड कंडीशन से ना हो। जैसे एसेट 10 लाख है, रिलेटेड पार्टी को 1.5 लाख में बेच दिया, एसेट 1.5 लाख का है, रिलेटेड पार्टी से 10 लाख में खरीद लिया, ये भी हो सकता है ना। ये कौन सी एग्जांपल है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड। ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होने का खतरा है कि अनरिलेटेड के साथ, इसलिए हम रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उनके साथ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर स्कैन करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, कौन सी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए ऑडिटर को, बिल्कुल करना चाहिए, ये तो मुझे भी पता था, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उन पे फोकस कर, वो क्या रीजन है भाई, मार्केट टर्म एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है, ये इसकी रीजन ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, रिक्वायर करते हैं फ्रेमवर्क कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किया जाए, सारी की सारी, चाहे आर्म लेंथ बेसिस पे है चाहे आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, डिस्क्लोजर सबका रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन जो आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होती है ना, इनमें डबल रिस्क है। जो ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली है ना, इसमें सिंगल रिस्क है, क्या, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया होगा। लेकिन ट्रांजैक्शन आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, इसमें डबल रिस्क है, डबल ट्रिपल रिस्क है बल्कि, कि इसको आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, इसको प्रॉपर अकाउंट फॉर्म नहीं किया होगा, यानी प्राइस कोई और है, चार्ज कोई और की, और इसको हो सकता है डिस्क्लोज भी ना किया हो। 3 अल्फाज नोट करें, आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर, डिस्क्लोज, ये 3 तरह के रिस्क होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। प्रॉपरली सबको आइडेंटिफाई नहीं किया, प्रॉपरली अकाउंट फॉर नहीं किया, प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया। जब कोई पूछे रिलेटेड पार्टी में रिस्क क्या होते हैं, आपने कहना 3 मसले होते हैं, अकाउंट फॉर नहीं किया, सॉरी आइडेंटिफाई नहीं किया, अकाउंट फॉर नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। और इसमें हमारे लिए एज राइटर सबसे अहम होता है आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि आइडेंटिफाई ना किया हो ना, बाकी 2 तो ऑटोमेटिकली गलत, और अगर आइडेंटिफाई सही हो जाए ना, तो किसी ना किसी जगह पे अकाउंट फॉर डिस्क्लोजर में हो ही जाते हैं, या हमें पता होता है कि ये टोटल डाटा है, हम उनको कंफर्म कर लेते हैं। बड़ा इन तीनों में से भी अगर मैं आपसे पूछूं ना, ये सबसे बड़ा मसला क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। वाई रिस्क इन रिलेटेड पार्टीज, ये वो यही रीजन है कि हो सकता है सारी रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई ना किया हो सकता है आर्म लेंथ बेसिस पे प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर्म ना किया हो, और डिस्क्लोज ना किया हो, डिस्क्लोज वाला नहीं लिखा हुआ, वो भी एक रीजन है। एक 2 रीजन और भी है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं रिलेटेड पार्टी, बाज़ औक़ात रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करना इजी होता है, बाज़ औक़ात कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, और सम टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर फ्रॉड भी करती है। आप बता सकते हैं कैसे फ्रॉड करती है? एसेट सस्ते में बेच देती है और खरीदने हो तो महंगे में खरीद लेती है। बिल्कुल। तो आप एग्री करते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉर्मल ट्रांजैक्शन की निस्बत ज्यादा रिस्क है? एग्री करते हैं कि नहीं? सारी डिस्कशन के बाद मुझे 2 सवालों के जवाब दीजिए। नंबर 1,
क्या आपको पता चल गया कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं, कौन सी नहीं? पहचान लेंगे। दूसरा, क्या आपको पता चल गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉर्मल ट्रांजैक्शन की निस्बत रिस्क हाई है? और क्यों हाई है? प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर्म नहीं होते, आइडेंटिफाई नहीं होते, अकाउंट फॉर्म नहीं होते, डिस्क्लोज नहीं होते, मैनेजमेंट के साथ मिलकर फ्रॉड करती है मैनेजमेंट। क्लियर? अच्छा बताइए, क्या ऑडिटर की कोई रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए रिलेटेड पार्टी के हवाले से? भाई ऑडिटर की तो बाद में होनी चाहिए, मैनेजमेंट की पहले होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी बात है जो किसी और एरिया में नहीं है। नॉर्मल एरिया में मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी हमेशा ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी से ज्यादा है। जैसे आप नोट कीजिए, शुरू में जो हमने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा ना, सबसे बड़ा रिस्पांसिबिलिटी का, कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, वो भी सैंपल बेस पे। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना जिम्मेदारी नहीं है, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी से हर इन्फॉर्मेशन दे। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल दोनों को डील कर रही होती है, ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल। अमूमी तौर पे ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, ये प्रोबेबली वाहिद सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट से ज्यादा है। ज्यादा कैसे है, इसकी पहले रीजन सुन लें। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने की, डिस्क्लोज करने की है क्या? है। पाकिस्तान में क्यों है ये जिम्मेदारी? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि एफएसएन पढ़ा ना, अप्रूव भी करो तो फिर उसको डिस्क्लोज भी करना। क्या हर मुल्क का लॉ सेम होता है? क्या ऐसा मुमकिन है? चांसेस कम है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी मुल्क के कंपनी लॉ में रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी ना लगाई गई हो सकता है। ओके, तो उस कंट्री में मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज की होगी, पता उन्हें होगा कि ये डायरेक्टर है हमारा, ये सीईओ है, ये डायरेक्टर के स्पाउस, इसके साथ पता होगा, मतलब डायरेक्टर डायरेक्टर एक दूसरे के दोस्त होते हैं, अंदाजा हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज वगैरह, अप्रूवल वगैरह नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं होगी? मैनेजमेंट के पास आइडिया जाएगा, कहेगा रिलेटेड पार्टी की लिस्ट दो, वो कहेंगे सर हम बनानी नहीं थी, हमने, हमें लॉ ने नहीं कहा, हमें जो लॉ ने नहीं कहा हम नहीं बनाएंगे। क्या मैनेजमेंट का रिलेटेड पार्टी के हवाले से कोई काम है, जिम्मेदारी है? नहीं है। इसका मतलब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तब अराइज होगी अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट है, वरना नहीं। एग्रीड? तो फिर अगर मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं करना क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, तो ऑडिटर भी काम ना करे? कि ऑडिटर करे ही करे? क्यों? ऑडिटर को क्या मसला है? क्योंकि रिस्क ऑफ फ्रॉड अभी भी है। देखिए, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना, डिस्क्लोज करना, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन रिलेटेड पार्टीज फिर भी मौजूद तो होंगी, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो तो रही होंगी, उनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड तो अभी भी है कि नहीं है? ठीक है, तो इसीलिए ऑडिटर चाहे मैनेजमेंट की, अव्वल तो मैनेजमेंट की अमूमी तौर पे रिस्पांसिबिलिटी हो, ऐसा रेयर होता है कि मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ना हो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई, और अगर ऐसा हो तो ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है, सॉरी एक्सेप्टेबल नहीं है। याद है ये एग्जांपल ही होती थी। लेकिन फर्ज करें अगर कभी है किसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट, उसने कहा ना करो, और रिक्वायर्ड वाला था, ऑडिटर को ऑडिट करना पड़ा। यहां पे मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी ऑडिटर को नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? क्या ऑडिटर को खुद से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? क्यों? रिस्क ऑफ फ्रॉड स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिफाई करना लाजमी नहीं, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही होगी। इसीलिए मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी दोनों में जब आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको जो मैनेजमेंट की, जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है वो ज्यादा नजर आएगी। हालांकि अमूमी तौर पे किसकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है? क्या रिस्पांसिबिलिटी है? शुरू यहां से वो कर रहा है, इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, यानी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी इफ के साथ है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी इफ के साथ नहीं है। If applicable financial prescribed related party requirement, it is the responsibility of management क्या? To identify, account for and disclose related party relationship. इसमें relationship को अलग अंडरलाइन करें, ट्रांजैक्शन को अलग अंडरलाइन करें। related party relationship का मतलब है related party आइडेंटिफाई करो, बताओ ये कौन है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। related party relationship और related party transaction क्या है? उनका सेल हुई है, परचेज हुई है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, उसने कहा जी मेरी एक ही रिलेटेड पार्टी है लेकिन मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं की। क्यों? मैंने सारा साल उसके साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं की। वायलेशन है कि नहीं, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? इसका आंसर मिस। क्यों? क्योंकि उसने कहा था जो आंसर में कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन दोनों डिस्क्लोज करने हैं। ट्रांजैक्शन नहीं भी है ना तो नील बैलेंस लिख दो, रिलेशनशिप जरूर डिस्क्लोज करना है। तो इसलिए रिलेशनशिप को मैं अलग करवा रहा हूं, ट्रांजैक्शन को दोनों फर्क समझ आ रहा है ना? अगर फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट हो, मैनेजमेंट ने दोनों काम करना है। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर इज रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन ट्रांजैक्शन। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे। सर क्या आपकी रिलेटेड पार्टीज होती हैं? कौन कौन सी आप बताइए, उनसे पूछेगा। दो पर्पस होते हैं, नंबर 1 फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो जाए, नंबर 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आ जाए। फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ना भी हो ना, स्टिल ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती हैं और उनके साथ ट्रांजैक्शंस हैं सिग्निफिकेंट,
और वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फ्रॉड का चांस तो बढ़ गया। फ्रॉड का चांस तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी हो ना, ट्रांजैक्शन उसमें भी होता है, फिर उससे आगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और सिग्निफिकेंट है उसमें तो बढ़ जाएगा, और उससे भी आगे आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, और खास तौर पे अब ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, जब फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट आना हो और डिस्क्लोज करने की, इसका मतलब है मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर इंटरनल रिलेटेड पार्टी वीक होगा, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी होगी रिलेटेड पार्टी अप्रूव करने की, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांजैक्शन को रिव्यू नहीं कर रहे होंगे, अप्रूवल ही नहीं होगी। तो जब अप्रूवल ना हो तो रिस्क ज्यादा होता है। रिक्वायरमेंट हो भैया आपने जो भी खर्च करना है वालिद साहब से अप्रूवल लेके खर्च करना है, कंट्रोल होगा, पैसे जाया नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कंट्रोल ना हो, खर्च करने से पहले वालिद साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद बताइए जाया पैसे जाया होने का रिस्क है ना ज्यादा, ये रीजन है। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा टू असेस रिस्क, खास तौर पे रिस्क ऑफ फ्रॉड, और ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन करना है दो, क्या, एक तो ये कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होके अकाउंट फॉर होके डिस्क्लोज हो गई है इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, और दूसरी चीज क्या देखनी है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग, क्योंकि अगर फ्रॉड है ना तो फिर फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही होंगी। हाँ ये है कि हो सकता है इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, पता है इनहेरेंट लिमिटेशन में रिलेटेड पार्टी की थी, एग्जांपल ऑडिटर में क्या था, may not provide complete information to auditor, management may not provide, तो हो सकता है सारी रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई, क्लियर। फिर से क्विक रिवीजन, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फाइल करना है, डिस्क्लोज करना है, अगर फ्रेमवर्क कहे तो। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, फ्रेमवर्क कहे या ना कहे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, एविडेंस ऑब्टेन करना है रिस्क फ्रॉड के लिए, और अगर फ्रेमवर्क रिक्वायर कर रहा है तो फिर फ्रेमवर्क के मुताबिक डिस्क्लोज भी होना चाहिए। अब सुने आखिरी सवाल, इसके बाद लेक्चर खत्म, 1 मिनट जल्दी आ, छुट्टी दे रहा हूं। अगर मेरा ये सवाल है, मेरा ये कहना है, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो मैनेजमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, शाबाश। ऑडिटर की भी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ये वाली रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ए वाली, ट्रू ए वाली, 1 वाली भी होगी, बी वाली भी होगी। क्यों, क्योंकि अगर फ्रॉड हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड व्यू प्रेजेंट नहीं करती। और फिर एक दफा 1-2 नंबर का छोटा सा सवाल पूछ लिया था, क्या ऑडिटर्स 100% रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पांसिबल है, हमने कहा तो कभी भी नहीं होता, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। भाई ये बात समझ आ गई आपको, रिस्पांसिबिलिटीज। चले असल जो काम करना है ना हमने एग्जाम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करना है कल, तो कल तैयार हो गया आइएगा, ठीक है। चलिए आज जल्दी छुट्टी दे रहे हैं आपको, याशी करें, खूब याशी करें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।